नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बंटवारे के बाद बेटों ने जिस तरह माँ को दुत्कारा तो माँ ने सिखाया ऐसा सबक। सुमन जी नीचे बरामदे में पड़ी हुई खाट पर अकेली बैठी हुई थी। पति की मौत के बाद सुमन जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कहने को उनके दो बेटे थे, दोनों शादीशुदा और दोनों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। घर के सभी लोग अपना ख्याल खुद रख सकते थे। यदि घर में किसी को सहारे की ज़रूरत थी तो वो थी सुमन जी, जिनकी ढलती उम्र के साथ ही आँखों की रोशनी और हाथ पैरों की शक्ति भी कम होती जा रही थी। और फिर यह तो संसार का नियम है, जब नई पीढ़ी की जवानी और शरीर में ताकत समय के साथ बढ़ती है, वहीं उम्र दराज व्यक्ति समय के साथ कमज़ोर और लाचार होता जाता है। ऐसा उनके साथ हो रहा था। पर यह पीढ़ी के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ना तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू दिखेंगे। ऐसा तो सुमन जी ने कभी सोचा न था, किंतु अब उनके बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, क्योंकि ना तो कोई समय से खाना देने आता और ना ही कोई उनसे हालचाल पूछता। सब यहीं बरामदे से होकर आते जाते रहते, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के पास दो पल बैठने का समय ना तो उनके बेटों के पास था और ना ही उनकी बहुओं के पास था। फिर पोते पोतियों से क्या उम्मीद रखनी? आखिर वह भी तो अपने माँ बाप की औलाद थे। इतने बड़े परिवार में भी वह बिल्कुल अकेली थी। कभी कभार पड़ोसन के साथ कहीं पार्क या मंदिर चली जाती तो समय कट जाता, वरना सूना घर काटने को आता। शाम को कभी टहलने निकल जाया करती थी। वहाँ पर उनकी सहेली से कभी मुलाकात हो जाया करती थी। बातों बातों में यह बात वह अपनी घर की स्थिति मित्र से कह बैठी तो वह बोली कि तुम्हारा तो भरा पूरा परिवार है, फिर ऐसा कैसे सुमन? वह अपनी बात बताने लगी। जब 8 महीने पहले उनके पति की मौत हो गई थी तो उनके बेटे और बहू ने शुरू में बड़ी सेवा की थी। कुछ महीने बाद बेटा बहू आए और आकर कहने लगे, माँ नीचे 2 कमरों में कैसे सबका गुजारा हो, और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो अलग कमरा चाहिए। कब तक एक कमरे में गुजारा करें? पापा तो कुछ करने से पहले ही चल बसे, आप ही अब कुछ कर सकती हैं। उस वक्त मैं चौंक गई और अपने बेटे से पूछने लगी, लेकिन बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी बड़े बेटे राजू ने कहा, माँ बाबूजी ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद आपके नाम कर दी थी और अब आप हर चीज़ की मालिक हैं। आप चाहें तो गांव वाली ज़मीन में से थोड़ा सा हिस्सा बेचकर आप ये घर क्यों नहीं बनवा देती? तभी छोटे बेटे अमित ने कहा, ऊपर घर बनवा लेंगे तो सही रहेगा। आप तो समझती हैं माँ, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह की कितनी कमी है। ऐसे में बच्चों के दोस्त आ जाएं किसी जन्मदिन आदि पर तो जगह ना होने के कारण बच्चों को शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने भी उनकी बात मान ली और गांव की ज़मीन का आधा हिस्सा बेचकर मैंने उनके हाथ में पैसे दे दिए। जैसा ठीक लगे वैसा बनवा लेना। बेटों ने ऊपर 2 मंजिला मकान बनवा लिया। फिर एक दिन वह पोतों को साथ लेकर आया और बोला, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर आपको ज़मीन जायदाद का क्या काम इस बुढ़ापे में? बस आप अपनी जिम्मेदारी को अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से अपनी बहुओं से अपनी सेवा करवाओ। मज़े से पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना अपनी बहुओं पर। तब मैंने कहा, बेटा तुम यह सब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा छोटा बेटा अपने बेटे को सामने लाते हुए बोला, माँ छोटे का कल जन्मदिन है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे ऐसा तोहफ़ा दें जो ना कभी किसी ने दिया हो और ना ही कभी कोई दे सके। मैं फिर पूछने लगी, हाँ बेटा मैं अपने पोते के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर क्या कर सकती हूँ और कोई अच्छा तोहफ़ा भी नहीं दे सकती। तभी अमित बोला, माँ आप ही केवल हैं जो इनको वह तोहफ़ा दे सकती हैं जिसके लिए दोनों यहाँ आए हैं। मेरा बड़ा बेटा बोला, अरे यार तू साफ साफ बता ना माँ को क्या करना है। कुछ कागज़ आगे करता हुआ छोटा बेटा बोला, माँ आपको कुछ नहीं करना, बस इन कागज़ों पर अपना नाम लिख दो। राजू के पापा के होते हुए मैंने कभी किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए, ना ही कुछ जानती हूँ, पर वे कहते थे इंसान कभी किसी कागज़ पर अगर दस्तखत करवाए तो यह पूछना चाहिए कि वह कागज़ में क्या लिखा है। हो सके तो कागज़ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन यहाँ कौन है जो मेरे साथ धोखा करेगा, मेरे बच्चे ही तो हैं। यह सोचकर मैंने दस्तखत कर दिए,
लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ। किस चीज़ के कागज़ हैं? ये पूछने पर बेटा बड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, माँ इन पर लिखा है कि आप गांव वाली बची ज़मीन अपने दोनों पोतों के नाम कर रही हो। यह सुनकर पहले तो थोड़ा धक्का लगा कि इन्होंने इतनी चालाकी से कागज़ पर मेरे दस्तखत ले लिए, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि मेरा बड़ा बेटा सही तो कह रहा था। मुझको अब ज़मीन जायदाद से क्या काम? मेरे जाने के बाद वैसे भी ये सब कुछ बहू और बेटे का ही तो है। वे ठीक ही कर रहा था। और फिर मेरे अपने पोते हैं, मैंने उनके लिए इतना कर भी दिया तो क्या हो गया। अब आराम से रहूँगी और दोनों बहू और बेटों से खूब सेवा करवाऊँगी। मैं उस दिन तुमसे मिलने आई थी ना, ये उसी दिन की बात है। जब तक मैं घर पर पहुँची, बेटा और बहू मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। एक पल तो मैं घबरा गई और बच्चों को आवाज़ देने लगी। बहुत देर बाद बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? हम ऊपर आ चुके हैं सामान लेकर। कुछ काम ही कर रहे हैं इसलिए नहीं सुना। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बहू काम में व्यस्त है तो मैं ही ऊपर चली जाती हूँ। मैं जैसे ही ऊपर पहुँची और सीढ़ियों से बहू के दरवाजे पर पैर रखा, वे ज़ोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता? अभी सारा घर गंदा कर देती। मैंने अभी पूरा घर साफ़ किया है, पहले सूख जाने दो फिर अंदर आना। मैंने कहा बहू बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। कोई बात नहीं बेटा, सफाई की है तो मैं यहाँ सीढ़ी पर बैठकर खा लूँगी। बहू बोली, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया खाने को, ऊपर जाकर देख लो अगर आपकी छोटी बहू ने बनाया हो। तो मैंने कहा बेटा मैं इतनी सीढ़ियों से चलकर आई हूँ, पहले ही मेरी सांस फूल रही है, तुम ही कुछ बना दो। वह बोली, अभी मुझे बहुत काम है, बस एक रोटी बनाने का ही काम नहीं है, मुझे बहुत काम है, ऊपर जाकर देख लो। इतना कहकर वह अंदर चली गई। मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ऊपर छोटी बहू के पास पहुंची। वह भी घर का काम कर रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाकर खाना मांगा। उसने मना तो नहीं किया, पर वह बोली, अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया, यह रात की रोटियां हैं, अभी आप यह खा लो, दोपहर में कुछ बनाऊंगी तो आपको आवाज़ दे दूंगी। वे रोटी लेकर मैं नीचे आ गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आगे पीछे नाचने वाली मेरी बहू आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं। मैं नीचे आकर रोटी खाने लगी। मैंने सोच लिया था कि आज शाम को राजू और अमित के आते ही उनसे बात करूंगी। दिन में खाने के लिए इतनी आवाज़ें लगाईं, लेकिन दोनों बहुओं में से किसी ने नहीं सुना। हिम्मत जुटाकर ऊपर पहुंची तो बड़ी बहू ने मुंह बनाकर 2 रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी प्लेट में रखकर पकड़ा दी। मैंने नीचे आकर रोटी खाई, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कल तक मेरी वही बहुएं मेरे आगे पीछे घूमती रहती, हर वक्त मेरी सेवा करती थी। आज उन्हें मुझे खाना देना भी भारी लग रहा था। आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया? मैं बस इसी सोच विचार में डूबी हुई थी। तभी मेरी नज़र बाहर से आते हुए अपने बड़े बेटे पर पड़ी। इसके पीछे पीछे ही मेरा छोटा बेटा आ रहा था। दोनों अंदर आए तो मैंने कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोनों ही बोले, अभी बहुत थके हुए हैं माँ, बाद में करना, जो भी कहना चाहती हो। अभी तो ऑफिस से आए हैं और तुम आते ही इतना बोलते बोलते ही दोनों चले गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सोचा चलो ऊपर जाकर बात करती हूँ। मैं जैसे ही ऊपर पहुँची, बड़ी बहू मुंह बनाते हुए बोली, सुनो तुम्हारी माँ आई हैं। मैं सुनकर हैरान हुई, तुम्हारी माँ? ये तुम क्या कह रही हो बहू? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? इतने में राजू बाहर आता हुआ बोला, अरे हाँ माँ, अंदर आ जाओ, बिना बात की जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। अब आ ही गई हो तो आ जाओ, अंदर खाना खा जाना। मैंने उससे कहा, बेटा क्या हुआ है? सुबह से तुम्हारी बहू का व्यवहार इतना अजीब था और अब तू भी। वह बोला, माँ खाना खाने को ही तो कहा है, नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे खाने दो। आने की देर नहीं हुई कि फालतू में ड्रामा करने लगी हो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे शांति से रहने दो। मैं तो जैसी बैठी थी बैठी रह गई। उसकी बात सुनकर तो मेरे जैसे हाथ पैर भी सुन्न पड़ गए थे। बहू की तेज़ आवाज़ से मैं जैसे बुरे सपने से जाग गई। काश ये सपना होता, वह तो एक डरावना सच था। इतना बोलते बोलते सुमन जी सुबक सुबक कर रोने लगी।
उनकी सहेली ने उन्हें शांत कराया, पानी पिलाया और कहा, सुमन मुझे पूरी बात बताओ, तभी शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। सुमन जी थोड़ा शांत हुई और बोली, बड़ी बहू के यहाँ से उठकर मैं ऊपर छोटे के पास गई। मुझे पहले ही डर लग रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके छोटे बेटे के पास गई। दरवाज़ा खुला था तो मैं आवाज़ देकर अंदर चली गई। छोटी बहू ने लाकर रोटियां दे दी। मैंने पहले टुकड़ा मुंह में डाला ही था और अमित भी कमरे से बाहर आया और बोला, माँ आप यहाँ कैसे? अपने बेटे के इस सवाल को सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू लिए मैं बोली, बेटा तुम पूछ रहे हो यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने कह दिया कि यहाँ मत आओ, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो छोटी बहू ने खाना देते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लो फिर बात करना। छोटी बहू फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन अमित के आगे वह ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। वह बड़ी बहू ने तो बिल्कुल हाथ झाड़ लिया। दोनों वक्त का खाना छोटी बहू के पास ही खा लिया करती। ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, जैसा भी करती वह थोड़ा बहुत बनाकर दे देती थी। फिर आज सुबह जब सीढ़ियों से मैं ऊपर जा रही थी तब मारने की आवाज़ आई। वह अपनी पत्नी से लड़ रहा था। तुम ही ज़्यादा रईस हो, बड़ी भाभी को देखो और कुछ सीखो। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और माँ को हमारे माथे मढ़ दिया। अरे हमारे पहले ही बहुत खर्चे हैं। छोटी बहू ने कहा, तो इसमें माँ जी की क्या गलती है? वह कभी तुम्हारे तो कभी तुम्हारे बड़े भाई के घर के दरवाजे पर खड़ी रहें। जाने कैसे बेटे हो, पैसे के भूखे। इतना सुनते ही अमित ने छोटी बहू पर हाथ उठा दिया। बहू की मार के डर से बेचारी चुप हो गई और वह वहाँ से वापस चली आई। दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे कारण इस बेचारी को मार पड़ गई और बड़ी बहू ने तो दरवाजे से ही यह कहकर भगा दिया, हमसे अपने खर्चे तो पूरे होते नहीं, तुम्हारे खर्चे कौन उठाएगा? बात 2 रोटी की नहीं है। सड़क पर किसी को 2 रोटी देनी हो तो देकर घर आ जाओ, और तो कोई खर्च नहीं है। लेकिन आपके कपड़े का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे भी हो आप नीचे ही रहा करो, यहाँ मत आया करो। आ जाती हो तो खाना देना ही पड़ता है। सुमन जी लंबी सांस लेती हुई बोली, पता नहीं बहन, जीवन में और क्या क्या दुख देखना बाकी रह गया है, जो अब भी भूख से तड़पने के बाद भी प्राण नहीं निकलते। अब उनकी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगीं। रोते रोते वहीं बैठ गईं। तभी उनकी मित्र ने उन्हें उठाया और उन्हें पहले सांत्वना दी और बोली, देखो सुमन, यदि ऐसे हार मानकर बैठोगी तो सच में अभी ना जाने तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा। लेकिन यदि तुम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हो तो तुम अपना बचा कुचा जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता पाओगी। तुम्हारे बहू बेटों को सबक सिखाने का एक तरीका है मेरे पास, पर पहले तुम्हारे पास जो ज़मीन के कागज़ हैं वह यहाँ ले आओ। कल फिर उसका कोई उपाय सोचते हैं, पर पहले मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। सुमन जी व उनकी मित्र वहीं पास के ठेले पर गईं और सुमन जी की मित्र ने उन्हें भरपेट खाना खिलाया। शाम का खाना पैक कर दिया और फिर दोनों अपने अपने घर निकल गईं। अगले दिन सुमन जी सभी कागज़ लेकर पार्क में पहुंची और देखा उनकी मित्र पहले से ही वहीं थी और एक वकील के साथ खड़ी थी। वह पहले ही वकील को सभी हालात के बारे में बता चुकी थी। वकील साहब ने वहीं बैठकर कागज़ देखे और कहा, अरे वाह, यह हुई ना बात। आप ये बताइए यह कागज़ किस प्रॉपर्टी के हैं? वह बोली, मेरे मकान के कागज़ हैं। वकील ने कहा, फिर तो आपकी बहू और बेटों को आप अपने इशारों पर नचा सकती हो। वकील के साथ मिलकर अपने मित्र की सहायता से सुमन ने कागजी कार्रवाई शुरू की और वकील सुमन जी को लेकर उनके घर पहुंचा। साथ में उनके मित्र भी थी। वकील के आने से सभी लोग थोड़ा चौंक गए। तभी वकील के पीछे पीछे सुमन जी अंदर आईं। वे वकील के साथ देखकर बेटे चौंक गए। वह बोले, माँ ये सब क्या है? आप वकील के साथ? सुमन जी बोली, हाँ बेटा, वकील के साथ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पास कोई और चारा नहीं छोड़ा। जब जायदाद की बारी आई तो दौड़कर दोनों मेरे पास अपना हक मांगने आ गए, और जब अपना कर्म निभाने की बात आई तो दोनों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस बंटवारे में पैसा, घर, ज़मीन तो दोनों को चाहिए थी, पर माँ, वह किसी को नहीं चाहिए थी ना। यह मत भूलो कि यह ज़मीन जिस पर यह घर है आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे राजू ने कहा,
नहीं माँ, इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं। जब बाबूजी जिंदा थे तो उन्होंने यह घर मेरे नाम कर दिया था। तो चौंकते हुए अमित ने उसे देखा। राजू ने उसे कहा था कि माँ के बाद दोनों भाई प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेंगे, और जबकि यह घर पहले ही हथिया चुका था। सुमन जी को फिर से एक बार धक्का लगा। तभी वकील साहब आगे आते हुए बोले, मिस्टर राजू, यह घर पहले कभी आपके नाम किया गया होगा, लेकिन आपके बाबूजी ने मरने से पहले यह घर अपनी पत्नी सुमन जी के नाम कर दिया था। साथ ही यह भी लिखा था कि यदि सुमन जी की मृत्यु अचानक किसी दुर्घटना या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की जाती है तो यह प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दान में दे दी जाए। यह सुनते ही राजू हक्का बक्का रह गया। तभी वकील ने कहा, खैर यह आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आंटी जी, शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन आपके पति को अंदाज़ा था, इसलिए आपकी सुरक्षा की चिंता करते हुए पहले ही यह सब कर दिया था। क्योंकि डेथ की जो डेट आपने बताई है उससे 2 दिन पहले ही वसीयत बदली गई थी। और हाँ आंटी जी, यह मकान आपका है। आप चाहें तो किराए पर उठाएं, चाहें तो खाली पड़ा रहने दें, चाहें तो अपने दुश्मनों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दें, कोई आपसे कुछ नहीं कह सकता। इतना सब झेलने के बाद सुमन जी पहले वाली शांत और सीधी सी महिला नहीं रही जो कुछ ना बोल सके। अपने अधिकार के लिए लड़ना जब उन्होंने शुरू कर ही दिया था तो अब वह अपनी औलाद को सबक सिखाए बिना पीछे नहीं हटने वाली थी। वह बोली, कल सुबह तक ऊपर के दोनों फ्लोर खाली चाहिए, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। इतना सुनते ही अमित अपनी माँ के पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं भैया की बातों में आ गया था। जब उन्होंने मुझे पैसे का लालच दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। तो सुमन जी बोली, मुझे अब उन बातों से कोई मतलब नहीं है। कैसे करोगे कैसे नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे कल सुबह तक दोनों फ्लोर खाली चाहिए। तभी राजू भी अपनी माँ के पैरों में गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगने लगा, माँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, आखिर हम कहाँ जाएंगे अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो। सुमन जी बोली, जब मुझे रोटी देना तुम्हें भारी लग रहा था तब तुमने सोचा था कि माँ कहाँ से खाएंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ से लाएंगी, नहीं ना? लेकिन मैं फिर भी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि अपने पोते पोतियों को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दूं। अगर चाहो तो वापस तुम लोग नीचे वाले कमरों में शिफ्ट हो सकते हो, पर ऊपर वाले फ्लोर तो खाली ही चाहिए। अब सुमन जी ने एक फ्लोर को 10,000 रुपये महीने पर किराए पर चढ़ा दिया और नीचे वाले फ्लोर पर खुद रहने लगी। बहू बेटों को सबसे ऊपर वाले दोनों कमरों में से एक एक कमरा दिया जहां पानी की पाइपलाइन भी चालू नहीं थी। अब वह मज़े से नीचे रहती 10,000 रुपये में, जहां वे चाह कर भी खर्च नहीं कर पाती थी। खाने बनाने वाली रखी थी जहां 1,000 रुपये बढ़ाकर दे देती थी, वही झाड़ू बर्तन और कपड़े भी कर जाती। एक इंसान का काम ही कितना होता है। अच्छा खाती अच्छा पहनती थी। वहीं बहू बेटा जब नीचे से ऊपर 2 मंजिल पर पानी ढोते तो उन्हें देख दुख तो होता, किंतु कलेजे पर पत्थर रखकर कहती, यहाँ गंदा मत करना, आराम से ले जाओ पानी। अपनी माँ का यह बदला रूप देखकर दोनों बेटे बहू बिल्कुल दंग रह गए। आश्चर्य तो छोटी बहू को भी हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि एक न एक दिन कुछ तो होगा, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है जो कि पार हो चुकी थी। महीनों तक ऊपर नीचे पानी ढोते ढोते सबकी अकल ठिकाने पर आ गई थी। बड़ी बहू भी अब तो आकर हालचाल पूछती, कभी कभार जाकर पैर दबाने लगती। धीरे धीरे सब लोग लाइन पर आ रहे थे। सुमन जी ने थोड़ी रियायत बरती और उन्हें नीचे रहने की परमिशन दे दी। अब तो उनके सभी बच्चे उनके आगे पीछे नाचते रहते थे, खूब सेवा करते, इससे सुमन जी खुश थीं। और जब माँ बाप का रवैया बदला तो बच्चों को भी अकल आ गई, वह भी दादी की इज्जत करने लगे। और बस इतना ही सुमन जी के लिए काफ़ी था। माता पिता को क्या चाहिए होता है, 2 वक्त की रोटी, घी से मिले या चटनी से। यदि बच्चों का प्यार मिले तो सब खुशी खुशी खा लेंगे। किसी और चीज़ का लालच नहीं होता सिवाय उनके प्यार और इज्जत के। यह ना भूलें कि एक दिन आप भी बुजुर्ग होंगे। अपने माता पिता के साथ वही बर्ताव करें जो आप अपने बुढ़ापे में अपने साथ चाहते हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।